दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर जो ये पशुधन देख रहे हैं, मुर्रा का पशुधन सेल परचेज के लिए नहीं है। ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो की किस प्रकार है एक पशुपालक अच्छा पशुधन तैयार कर सकता है से आपको मिलाऊंगा। वो एक बड़ी रोचक कहानी है कि पशु को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत का काम है और कुछ रिटर्न है या नहीं है। क्योंकि आज के दिन एक छोटी सी बात सभी बड़ी आसानी से बोल देते कि पशुओं में कुछ बचता नहीं है। तो इनका काम करने का अपना जो एक स्टोरी आपको मिलेगी, इस काम को कैसे करना चाहिए बच्चे के जन्म से लेकर, या मैं कहूं कि भैंस के गर्भधारण से लेकर और लास्ट में मिल्किंग तक ये कैसे ध्यान रखते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। राम राम। राम राम जी, राम राम। सबसे पहले तो आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए, उसके बाद जो आप एक से एक शानदार ये पशुधन तैयार कर रहे हैं उनके बारे में पूछूंगा। हाँ जी सर। हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र है जी, गांव सुल्तानपुर से। गांव सुल्तानपुर, डिस्ट्रिक्ट हिसार जी। डिस्ट्रिक्ट हिसार, राज्य हरियाणा। हरियाणा। तो नरेंद्र जी, आप भैंस पालन करते हैं तो शुरू से बताएं कि आप कैसे कैसे क्या क्या ध्यान रखते हैं, वो चीजें हमारे नए दर्शकों के लिए बताएं प्लीज एक बार। गुरुजी, ब्लड लाइन तो हमें अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे मिली थी, ठीक है, और उससे आगे उन पर पूरा काम करना वो हमारी जिम्मेवारी है। तो हम जब शुरू से ही सीमन रखवाते हैं तो ब्लड लाइन देख के लेते हैं। ठीक है। अगर ये मिक्सिंग हो जाती है तो वो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। उससे बाद में गर्भधारण होने के बाद में उस भैंस को सब कुछ बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से विटामिन, प्रोटीन, हरा चारा, सूखा चारा, दलिया सब तरीके से देना पड़ता है। जब वो 9-10 महीने का हो जाता है उस टाइम अगर काफ आते ही उसकी शुरुआत से ही अगर किसान ध्यान नहीं देता तो उसका कोई फायदा नहीं। तो नरेंद्र जी, आप शुरुआत से बताओ, आपने अच्छे सीमन का सिलेक्शन कर लिया और अच्छी भैंस आपके पास है। हाँ जी। और आपके घर काफ ने जन्म ले लिया, तो वहां से आप क्या क्या देख रेख करते हो वो बताना शुरू करो एक बार, आपका अपना अनुभव। हाँ जी सर। सबसे पहले तो जी, हम जब ब्याना होता है पशु का, जब टाइम आ जाता है तो जो आयुर्वेद और जो दवाइयां होती है पहले ही रख लेते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसके बाद में जेर गिराने की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और जो काफ आता है उसकी जो नाड़ होती है उसकी जितनी तैयारी करनी होती है वो पहले 2-4 दिन कर लेनी चाहिए। ठीक है। उसको आते ही हम उसको सैनिटाइज करते हैं, उसको ब्लेड से काट के बढ़िया तरीके से वहां से काफ को फिर खींच पिलाना, उससे शुरुआत हो जाती है। तो खींच पिलाने से जो आपके पास ये शानदार पशुधन है, तो कितना कितना खींच पिलाते हो, कैसे पिलाते हो, बिल्कुल नए लोगों के हिसाब से बताइए आपका अनुभव। हाँ जी सर। मेरा अनुभव यह है जी, अगर काफ दूसरे दिन अगर नॉर्मल लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसने पीने दो। लेकिन अगर उसका सांस की दिक्कत है उसी दिन से शुरू हो जाता है। अगर ध्यान नहीं देता, उसमें फेफड़ों में, आंत में दिक्कत होती है, उसमें कुछ छोटी बातें अगर किसान घर पर कर ले तो बढ़िया है। अगर डॉक्टर से संपर्क रखे तो उससे भी बढ़िया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा एक ऑक्सी का इंजेक्शन आता है जी, अगर वो अपने छोटे काफ को सांस की दिक्कत है उसको 5 ml दे दें तो वो जिंदगी जी सकता है, नहीं तीसरे दिन वो मौत की तरफ चला जाता है। ठीक है। अब सांस की दिक्कत नहीं, नॉर्मल काफ है, तो आप शुरू दिन उसको पहला दूध कितना पिलाते हो, उसके बाद शाम को कितना पिलाते हो, अगले दिन कितना पिलाते हो, वो बताओ थोड़ा सा एक बार। हम जी शुरुआत से ही देख लेते हैं ये काफ हष्ट पुष्ट है तो पीने दो, अगर उसको थोड़ी ही दिक्कत लगती है तो रोकते नहीं, अपने आप कितना ही लेता रहो। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब पूरा खींच, पूरा खींच पिलाते हो। उसके बाद वो जब 15 दिन का हो जाता है या 20 दिन का या 1 महीने का, तो उसको पेट के कीड़ों की गोली या जून की गोली बोलते हैं या जून का इलाज बोलते हैं, वो भी करते हो क्या आप? हाँ जी करते हैं, लेकिन हम लगभग सक्सेस ये होता है जो आयुर्वेद की जो दवाइयां बनी हुई है वो खुआने का। देसी दवाइयों पर देसी दवाइयों का तो क्या देते हो देसी दवाइयों? जो बाजार में बनी हुई है जी, कीड़ों की और की अजवाइन वगैरह ये मिलाई हुई, ये दे देते हैं और तेल दे देते हैं। अच्छा, सरसों का तेल? हाँ, सरसों का तेल, दही दे दिया, उससे अपने आप रहते ही नहीं कीड़े। तो अब जब वो काफ खाने चरने लायक हो जाता है तो उसको शुरुआत में क्या हरा चारा खिलाना शुरू करते हो या सूखा या फीड या कैसे, वो थोड़ा बताओ एक बार। सूखा डालते हैं जी। अच्छा। कुछ खड़क का पानी रख देते हैं उसकी। अच्छा। उससे वो थोड़ा थोड़ा स्वाद के लेने लग जाता है। लेकिन हरा चारा उसको ना के बराबर दिया जाता है शुरू में।
तो हरा चारा कब देना शुरू करते हो? कम से कम भी जी 3 महीने के बाद में। 3 महीने के बाद हरा चारा? हाँ, हरा चारा नहीं, उसका लीवर पे दिक्कत रहा है, उसको थोड़ी थोड़ी अगर वो खाने लग गया तो उसकी लीवर की दवाई उसको देनी चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो। अच्छा, जब खाने लग जाए, जब दवा चाहिए, दवा चाहिए, उसका रूमन वगैरह अपना काम करने लग जाए प्रॉपर तरीके से। तो अब उसने खाना भी शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच में होता है, तो उस समय क्या क्या ख्याल रखते हो, क्या क्या उसको खिलाते हो? उसको जी जितना भी दलिया, उसका जितनी दलिया किस चीज का? दलिया जी गेहूं का, बाजरे का और जौ का। ये मौसम के अनुसार चलता है जी। अच्छा अच्छा। सर्दी में बाजरे का, गर्मी में जौ का। ठीक है। और ये गेहूं का थोड़ा थोड़ा मिला देते हैं पूरे साल। अच्छा अच्छा। तो दलिये की मात्रा कितनी शुरू करते हो नरेंद्र जी, एक बार वो और बताओ थोड़ा सा। आधा किलो और किलो के बीच में रख लेते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आधा किलो से किलो के बीच में, मतलब शुरू में तो 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे शुरू? हाँ, शुरू में तो बिल्कुल उसका थोड़ा रख दिया जी, वो स्वाद के अनुसार चाटे जा शुरुआत कर दे वो। फिर उसके बाद में आ जाए तो आधा किलो से लेके 1 किलो तक वो उसको डाइट चलती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें जब पशुओं का बचा हुआ फिर बिनोड़ा भी आ जाता है, थोड़ा थोड़ा वो भी खा लेते हैं जी। अब वो 1 से 1.5 साल का अगर मान लीजिए फीमेल काफ है, हाँ जी, तो उसकी आगे फिर और क्या क्या देखभाल करते हो, वो और बताओ थोड़ा सा एक बार। सर जी, उसको 6 महीने से ही चल सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उसको जितना ये जो न्यूट्रिएंट आते हैं एलोपैथी में वो देना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उसका नॉर्मली डाइट प्लान उसका थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि उसमें वेट बन जाए, जल्दी वो गर्भ धारण कर ले। इसमें किसान का बहुत बचत होती है। हम ये देखते हैं जी, ना दूध वाली कोई डालेंगे नहीं, दूध वाले जो गर्भ धारण करने के नजदीक जारी है उसकी डाइट बढ़ा देते हैं, क्योंकि वेट के अनुसार ही चलता है। पशु में ये नहीं कि उम्र, वेट चाहिए उसको। तो नरेंद्र जी, कितने साल का अनुभव आपका भैंस रखने का, और खासकर ये मुर्रा नस्ल का, वो और बताओ एक बार थोड़ा। मेरे पास जी 20 साल से ऊपर का अनुभव है, क्योंकि जब तक तो पढ़ाई करते थे हम, घर की देखभाल नहीं करते, बुजुर्ग करते थे, लेकिन ब्लड लाइन पहले से ही चलती आ रही है। खासकर हमारे गांव में सुल्तानपुर ब्लड लाइन के जो ये ऊंची चोटी देख रहे हो आप, ये 20 किलो की आज से 20 साल पहले की है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो कैसे है? वो सर जी, वो कुदरत की देन है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे हमारे जो जोटा बोल लो आप, मेल बोलो, वो यहाँ तक हो गया कि यहाँ से चोरी कर लिए लोगों ने। अच्छा अच्छा। हाँ, बाहर के लोगों ने, कि ब्लड लाइन है सुल्तानपुर की, वो उठा भी लिए। मतलब सुल्तानपुर गांव में आपके पास अच्छी ब्लड लाइन के सांड थे, बुल थे। हाँ, सुल्तानपुर गांव में अच्छी ब्लड लाइन के बुल थे, उन्हीं का ये रिजल्ट है कि आपके पास अभी लगातार अच्छा पशुधन तैयार। ये आप हाइट देख सकते हैं जी, इतने शांत स्वभाव के पशु है ये हमारी ब्लड लाइन के। अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो चरण लग जाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे। दूध और साथ में फैट, एक अकेले आप ये मानो कि 22 किलो 25 किलो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, हम उसको फायदेमंद नहीं मानते, क्योंकि हमारे बुजुर्ग दूध घी साथ में आता था। अगर घी नहीं बढ़ता तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो डेयरी चल रही है, दूध डेयरी में दूध देते हैं फैट पे किसान, अगर उसका 85+ फैट नहीं आता तो उस किसान को फायदा नहीं होता। हाँ, जो 20 किलो पे जो हम ये ब्रीड पे काम कर रहे हैं, इस समय साथ के साथ ये देखना चाहिए किलो दूध के साथ में इसके फैट कितने हैं। उस फैट पे ही सारा व्यवसाय अगर हम दूध का करते हैं तो उसमें बचत होती है। तो नरेंद्र जी, आपके हिसाब से नए पशुपालक साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये काम करने जैसा है या नहीं करने जैसा? ये हमारे जीवन का हिस्सा है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आधी इनकम हमारी खेती से है तो ये आधी से ज्यादा निकाल सकते हैं, अगर हम इन पे ध्यान दें तो। क्योंकि हमें बुजुर्गों ने जो दिया है वो बढ़िया चीज दी है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, अगली पीढ़ी को देंगे, तो ये नाम चलेगा अपने गांव का, अपना नाम चलेगा, अपने राज्य का नाम चलेगा, अपने देश का नाम चलेगा। तो करने जैसा है कि नहीं करने जैसा? क्योंकि आजकल मैं पूरे देश में घूमता हूँ और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं बचता, और आप ऐसा पशुधन तैयार कर रहे हो, तो आपके हिसाब से बचता है कि नहीं बचता है? नहीं, हम तो ये मानते हैं जी, अगर हमारे नहीं हो तो हमारा जीवन बेकार है। अच्छा अच्छा, पशु नहीं हो तो जीवन बेकार? जीवन ही बेकार है, नींद ही नहीं आएगी। वाह जी वाह। मतलब 24 घंटे हमें पशुओं के पास में, रात में भी उठ के देख लिया, दिन में भी देख लिया, सारे दिन इनके साथ में रहते हैं, क्योंकि खेती करनी है। और उसके साथ में अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, सही बात है। खेती में तो अब मशीनरी आ गई, तो खेती का काम
आसान हो गया। वो बिल्कुल आसान है, टेक्निक है, फुहारा सिस्टम, टपका सिंचाई, बागवानी, वो तो आदमी नॉर्मल काम है, लेकिन इन पर ध्यान रखे हैं तो इसके लिए टाइम, बाकी बचा हुआ समय हम इन पर लगाएं तो आपके हिसाब से खूब फायदा है। खूब फायदा है जी। दोस्तों, इस प्रकार नरेंद्र मलिक जी ने अपना अनुभव बताया कि किस प्रकार इनका जो गांव है वहां पर अच्छी ब्लड लाइन का बुल होते थे और उन्हीं की बदौलत अब ये इस तरह का शानदार पशुधन तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिल्कुल जो मैंने शुरुआत में बताया था कि मोटिवेशनल कहानी होगी। खेती करते हैं, जागरूक किसान है और प्रगतिशील किसान है, निरंतर नित नई जो चीजें आती है उनको अपने फार्म पर इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं और खूब मेहनत करते हैं और उसके साथ साथ पशु भी रखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।